हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, और जो ये टॉपिक है वो है हमारा फेमस एक्सपेरिमेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। और इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं मॉडर्न फिजिक्स में, उनका क्या जो कंट्रीब्यूशन है रिमार्केबल वो क्या रहा है, क्या उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है एक्सपेरिमेंटों ने, और किस ईयर में उनको अवार्ड मिला है। कई बार कंपटीशंस की दुनिया में मैंने देखा है कि क्वेश्चंस में क्या होता है कि लेफ्ट में और राइट में मैचिंग आ जाती है। एक्सपेरिमेंट के नाम लेफ्ट में देता है, राइट के अंदर जो है उनका कंट्रीब्यूशन बताता है कि एक्सपेरिमेंट क्या कंफर्म करते हैं। तो इस तरीक़ा के क्वेश्चंस को मैंने कई बार देखा है कंपटीशंस की दुनिया में। उसी प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए साथ साथ फिजिक्स को मैं इंटरेस्ट पैदा करने के लिए और अपने कंसेप्ट को इनरिच करने के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इसमें मैंने 10 जो एक्सपेरिमेंट है मॉडर्न फिजिक्स में उनको डिस्कस किया है, उनके साइंटिस्टों का नाम भी इसमें डिस्कस किया है, साथ साथ जो एक्सपेरिमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या रहा है और किस ईयर में उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है, इस तरीक़ा से डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले मैंने इसमें फ्रैंक हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट लगातार पूछा जाता है। मॉडर्न फिजिक्स का एक सबसे महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट है फ्रैंक हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट। दो ग्रेट साइंटिस्ट फ्रैंक और हर्ट्ज़ का ये एक्सपेरिमेंट था। इसमें बताया गया कि जो कंफर्म करता है एक्सपेरिमेंट बताता है कि एटम के डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल होते हैं। जो बोहर की थ्योरी थी, जो बोहर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो केवल उन्हीं ऑर्बिटों में घूमते हैं जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के इंटीजर मल्टीपल में होता है। तो L बराबर mvr बराबर nh/2 पाई में n इंटीजर है, h प्लैंक कांस्टेंट है। और ये जो ऑर्बिट्स हैं उन्हें बोहर ऑर्बिट और स्टेशनरी ऑर्बिट कहा गया, जिन ऑर्बिटों में इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो बोहर की जो थ्योरी है जिसमें एंगुलर मोमेंटा को h/2 पाई का इंटीजर मल्टीपल लेते हैं, वो बेसिकली एनर्जी उससे ऑब्टेन होती है जब हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो आता है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस एनर्जी को ये एनर्जी इतनी होती है उसको कंफर्म करता है फ्रैंक हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट। और इसके अंदर जो डिस्कशन होता है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल हम एवेल्यूट करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में। मुझे उम्मीद है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पे स्टूडेंटों ने इस एक्सपेरिमेंट को किया होगा, और जिन्होंने नहीं किया है वो आगे करेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण इसे कहा जाता है। क्योंकि जो बोहर की थ्योरी है उसको कन्फर्मेशंस अगर सबसे मेन मिलता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो इसे कन्फर्म करता है बोहर थ्योरी को, वो हमारा फ्रैंक हर्ट्ज़ है। तो फ्रैंक हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट बताता है कि डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल होते हैं, मीन्स एनर्जी n पे निर्भर करती है क्वांटम नंबर पे, और फिक्स एनर्जी लेवल होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के केस में हम लेते हैं तो -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब फॉर्मूला एनर्जी का आता है उसमें n को 1 रखते हैं, तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी -13.6, और फिर हमारी जो एनर्जी है नेक्स्ट एनर्जी लेवल के लिए n बराबर 2 रखते हैं। तो ग्राउंड स्टेट के बाद फर्स्ट एक्साइटेड में जो एनर्जी है -13.6 अपॉन 4, वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें ऑब्टेन होती है। उसी तरीक़ा से आगे एनर्जी लेवल होते हैं। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि जो एनर्जी लेवल है वो कंटिन्यूस होते हैं, उसमें क्वांटम डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल बताती है, और बोर क्वांटेशन कंडीशन से जनरेट होकर जो एक्सप्रेशन हैं वो हमें कन्फर्म होते हैं फ्रैंक हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट से। नोबेल प्राइज़ 1950 में मिला इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट मैं कहूँगा, महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट मैंने सबसे ऊपर रखा है इसको, फ्रैंक हर्ट्ज़ एक्सपेरिमेंट। उसके बाद एक जो बड़ा महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट है वो है हमारा स्कैन-गल्ले एक्सपेरिमेंट। स्कैन-गल्ले एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जो बीम हैं, हीलियम बीम हम निकालते हैं ओवन से के साथ गर्म करने के बाद में कॉलीमेटर लगा देते हैं, और इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड से जब वो बीम पास होता है तो उसके एक निश्चित ओरिएंटेशन से वो ऑब्टेन कर लेता है, और जब आगे स्क्रीन के ऊपर पहुंचता है वो ओरिएंटेशन तो उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा ट्रेस मिलते हैं। ये एक्सपेरिमेंट होता है। तो उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक ये होता है कि न्यूट्रल एटम्स के बीम को जो हमारे सिल्वर एटम्स या जो हीलियम एटम्स हैं उस बीम को हम उसके अंदर ओवन से गर्म करने के बाद निकालते हैं, कॉलीमीटर से उस बीम को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देते हैं, फिर उसे इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड से जब वो गुजरता है तो सर्टेन ओरिएंटेशन लेने का मतलब होगा कि स्पेस क्वांटाइजेशन हो जाता है, मीन्स सर्टेन ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड में ऑब्टेन कर लेते हैं एटम्स, और सभी ओरिएंटेशन पॉसिबल नहीं होते। साथ साथ वो ये भी बताता है कि 2 या 2 से ज़्यादा ट्रेस ये कन्फर्म करते हैं कि इलेक्ट्रॉन फाइनाइट स्पिन रखता है। तो ये 2 चीज़ें कन्फर्म करने के काम आया एक्सटर्नल एक्सपेरिमेंट का
जो स्कैन-गर्ले एक्सपेरिमेंट का कंफर्मेशन है वो बेसिकली ये है कि स्पेस क्वांटाइजेशन को कंफर्म करता है और इलेक्ट्रॉन स्पिन को कंफर्म करता है। नोबेल प्राइज़ जो आया इसको 1943 में 1943 में नोबेल प्राइज़ मिला स्कैन-गर्ले एक्सपेरिमेंट के ऊपर, तो इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। डेविसन-जर्मर जो एक्सपेरिमेंट है, डेविसन-जर्मर एक बहुत ही लंबी डिबेट रही थी कि लाइट पार्टिकल है या वेव है। तो लाइट की जो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होती हैं, कुछ वेव से होती हैं। पार्टिकल नेचर में जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटेन इफेक्ट, पेयर प्रोजेक्शन, ये सब जो फिनोमिना है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ब्लैक बॉडी के अंदर, एक्सरे फॉर्मेशन, ये सब तभी एक्सप्लेन किया जा सकते हैं जब लाइट को पार्टिकल नेचर माना जाए, मीन्स प्लैंक थ्योरी को हम एक्सेप्ट करें। और वेव थ्योरी जो होती है वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये जो फिनोमिना हैं ये बेसिकली वेव थ्योरी से एक्सप्लेन होते हैं। तो यहाँ जो एक्सपेरिमेंट है डेविसन-जर्मर, वो ये बेसिकली एक आगे कंसेप्ट दिया डी ब्रॉगली ने कि दुनिया की जितनी भी मैटर्स वेव होती हैं, मैटर के साथ वेव अटैच होती है, मीन्स जब भी कोई पार्टिकल जिसका मास फाइनाइट होता है जब वो मूव करता है तो उसके साथ डी ब्रॉगली वेव अटैच हो जाती है। और लैम्डा जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है वो h/p के इक्वल होती है। तो जो p है मोमेंटम वो होगा पार्टिकल का, और लैम्डा जो होती है वेव की होती है। तो ड्यूअलिटी कंसेप्ट इसे कहते हैं, जो ड्यूअलिटी कंसेप्ट होता है इसे मैटर वेव कंसेप्ट कहते हैं। मैटर वेव कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि मैटर है तो उसके साथ वेव है, जब भी मैटर चलने लगेगा तो उसके साथ वेव अटैच हो जाएगी। इसमें इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन को, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की जो नेचर है वो पहले पार्टिकल मानी जाती थी, लेकिन डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट और जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट, दो एक्सपेरिमेंटों ने कंफर्म किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्रैक्शन शो करता है। जब हम जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सलेट करते हैं और निकल प्लेट के ऊपर उसे डालते हैं, निकल क्रिस्टल के ऊपर, तो क्या हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उस पर्टिकुलर उसके ऊपर वो एकदम से क्या करता है, डिफ्रैक्शन शो करता है, क्लियर कट। तो वहाँ से हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन शो करता है। तो दो एक्सपेरिमेंट जो बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन शो करता है वो जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट और डेविसन-जर्मर एक्सपेरिमेंट हैं। तो ये ध्यान रखें कि बेसिकली जो मैटर वेव कंसेप्ट है उसको कंफर्म करता है, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो कि एक पार्टिकल माना जाता था वो वेव की भी प्रॉपर्टी रखता है क्योंकि डिफ्रैक्शन शो करता है। तो ये शो किया था जो डेविसन-जर्मर जीपी थॉम्सन ने, तो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मैटर वेव के ऊपर नोबेल प्राइज़ था 1937 में, और इन्हें कंबाइंड तौर से दिया गया क्योंकि ये जो काम था डेविसन-जर्मर का और जीपी थॉम्सन का वो साइमल्टेनियसली जो एक ही समय पे ये वर्क किया गया था। तो ये दोनों को नोबेल प्राइज़ इस पे के जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफ्रैक्शन शो करता है, इसके ऊपर उन्हें अवार्ड दिया गया। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटेन इफेक्ट, आइंस्टीन ने को जो नोबेल प्राइज़ आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में आया। बड़ी फेमस इक्वेशन है। जब हम प्लैंक थ्योरी को लगाते हैं तो प्लैंक थ्योरी कहती है कि जो फोटोन होता है उसकी एनर्जी जो h न्यू होती है, और जो h न्यू है जो एनर्जी फोटोन के पास है जब वो इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करता है तो जो एनर्जी है वो उसको फ्री करने में खर्च होती है, जिसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं, और रेस्ट एनर्जी जो है बची हुई एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ऑब्टेन होती है इलेक्ट्रॉन को। तो h न्यू जो होता है जो फोटोन की एनर्जी है प्लैंक के हिसाब से वो वर्क फंक्शन W और हाफ mv² मैक्सिमम के इक्वल होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के। ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था आइंस्टीन ने, और आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज़ अनाउंस हुआ था और 1922 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। तो प्लैंक थ्योरी का जो सबसे मेन सपोर्ट आया कि लाइट जो होती है वो पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन प्रोसेस करती है, इसके लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला। उसी के बाद जो एक बड़ा फेमस नाम A.H. कॉम्पटन का है, अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, उनको 1937 में जो 1927 में जो नोबेल प्राइज़ आया 1927 में, और उन्होंने कॉम्पटन इफेक्ट में एक्सप्लेन किया कि जब इलेक्ट्रॉन के पास कोई एक्सरे आके इम्पोज होती है तो अगर वो दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं कि अगर वो कोलिजन करता है आके बीम, उसके साथ में एक्सरे का कोई फोटोन अगर उससे टकराता है तो उसकी एनर्जी घट जाती है, और अगर वो टकराता नहीं है तो उसी एनर्जी का फोटोन स्क्रीन पर हमें ऑब्टेन होता है। तो दो तरीका के रेडिएशंस उसमें ऑब्टेन होते हैं, एक जिनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, जो इलेक्ट्रॉन को रिकॉइल करने में जो फोटोन होते हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ जाती है, और जो कोलिजन नहीं करते वो सीधी के सीधे स्क्रीन के ऊपर पहुंचते हैं। तो उसको हम मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड रेडिएशन कहते हैं। मॉडिफाइड रेडिएशंस बेसिकली वो होते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, मींस वेवलेंथ चेंज होती है,
और जिसमें नहीं होती है उसे हम अनमोडिफाइड रेडिएशन कहते हैं। तो इसको ध्यान रखें। इसके ऊपर नोबेल प्राइज 1927 में मिला कॉम्पटन इफेक्ट के ऊपर। ये भी फेमस एक्सपेरिमेंट था। कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फिर मिल्कन एक्सपेरिमेंट है रॉबर्ट मिल्कन का, और मिल्कन ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को एवोल्यूट किया। उन्होंने जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट इसमें मेजरमेंट ऑफ चार्ज के लिए किया था। इसमें जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी हम इसे कहते हैं, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मिलकर ने जो है कैलकुलेशन की थी, जो इलेक्ट्रिक प्लेटों के बीच में उसको छोड़ा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, और विस्कस फोर्स और ग्रेविटी, ये तीनों फोर्स उस पर काम करते हैं, और वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हम एवोल्यूट करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बेसिकली ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 गुणा 10 की पावर 19 कूलम के आसपास हमें ऑब्टेन होता है इस एक्सपेरिमेंट से। तो इसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला मेजरमेंट ऑफ चार्ज पे 1923 में रॉबर्ट मिल्कन एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो मिल्कन एक्सपेरिमेंट भी इंपॉर्टेंट, मैंने टॉप 10 लिस्ट में इसको दिया है। रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, हम सब जानते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या किया था कि जो रदरफोर्ड को हम न्यूक्लियर फिजिक्स का फादर भी कहते हैं, प्रोटॉन की डिस्कवरी में भी ये शामिल है, उसके अलावा न्यूक्लियस की डिस्कवरी में भी ये शामिल रहे। काफ़ी बड़ा ग्राउंड नेम जो मैं कहूँगा रदरफोर्ड का, और बहुत बड़ी लिस्ट है, लॉन्ग लिस्ट उनके कंट्रीब्यूशंस की, और कंट्रीब्यूशन के साथ साथ उनके जो साथ में स्टूडेंट्स थे उन्हें भी बहुतों को नोबेल प्राइज़ मिला है। तो एक सेपरेट वीडियो रदरफोर्ड को मैं डेडिकेट करूँगा जल्दी ही। काफ़ी बड़ा नाम मैं कहूँगा रदरफोर्ड को मॉडर्न फिजिक्स में, और उनका कंट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा बड़ा रहा है। तो ये हमारा रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के ऊपर मिला। गाइगर और मर्सडन ने 1909 में किया था रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ये उनके स्टूडेंट्स थे दोनों। गाइगर जो हम पढ़ते हैं, गाइगर नटाल लॉ और जीएम काउंटर, उसमें जो गाइगर आते हैं वो इनके रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट थे, और मर्सडन इन्होंने 1909 में किया था। इवन दो 1908 में ही रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज मिल चुका था, ये भी मैं साथ साथ बताना चाहूँगा। वो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है, जिसमें क्या किया गया था कि गोल्ड की थिन फॉइल के ऊपर हीलियम न्यूक्लियसों का बम्बार्डमेंट किया गया। सामने स्क्रीन लगा दी गई थी, और देखा यह जाता है कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल हैं वो सीधे चले जाते हैं बगैर टकराए हुए, और कुछ बहुत ही कम सीधे टकराने के बाद में वापस हो जाते हैं। जहाँ से एक कंक्लूजन्स ड्रॉ किए गए थे कि जो एटम्स है वो ज़्यादातर होलो होता है, और बीच में छोटा सा रीजन ऐसा होता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो फेमस एक्सपेरिमेंट था ये रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। और रदरफोर्ड का जो नोबेल प्राइज़ है मैंने बताया 1908 में ये नोबेल प्राइज़ आया। जीमान इफेक्ट को मैंने इसमें स्थान दिया है। जीमान इफेक्ट जो है वो स्पेस क्वांटाइजेशन बताता है कि जब बेसिकली जो होता है, मैं साथ साथ बता दूं कि उसमें जो कंसेप्ट लगता है, उसमें लगता है कि जो जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम के ऊपर, तो देखा जाता है कि जो स्पेक्ट्रम है उसकी लाइन जो है वो स्प्लिट कर जाती हैं। तो वो उसका रीजन जो है स्पेस क्वांटाइजेशन जो होता है वो एक रीजन होता है उसका, और लार्मर प्रेसेशन होने लगता है। जो हम स्पेस क्वांटाइजेशन में लार्मर प्रेसेशन पढ़ते हैं उसको कंफर्म करते हैं इसकी हेल्प से। तो उसके अलावा जब एनामोलस जीमान इफेक्ट पढ़ते हैं तो एनामोलस जीमान इफेक्ट तब एक्सप्लेन हो पाया जब ने इलेक्ट्रॉन स्पिन को कंसिडरेशन किया। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन भी जो है वो कंफर्म होती है, और स्पेस क्वांटाइजेशन भी कंफर्म होता है। तो ये वेरिफिकेशन है। जब नॉर्मल जीमान इफेक्ट की बात कहें तो कहें कि केवल ऑर्बिटल मोशन से एक्सप्लेन होता है नॉर्मल जीमान इफेक्ट। जब एनामोलस की बात कहें तो ऑर्बिटल और स्पिन दोनों के साथ एक्सप्लेन करता है, स्पिन भी साथ कंसीडर करनी पड़ती है, और स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन को भी कंसीडर करना पड़ता है। तो ध्यान रखें इस चीज़ को। ये 1902 में नोबेल प्राइज़ मिला इन्हें, जीमान और लॉरेंज दोनों को। तो इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट में से कहूँगा जीमान इफेक्ट को भी। 9th पे मैंने रखा जोसेफसन इफेक्ट को। 1962 में ये एक्सपेरिमेंट जोसेफसन का था, और जोसेफसन ने ग्रेजुएशन में ही एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया था जिस पर उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 1975 में। और ये बेसिकली बीसीएस थ्योरी जो बार्जन-कूपर स्लीपर थी सुपर कंडक्टिविटी की, उसके ऊपर ये वर्क था। और उन्होंने बीसीएस थ्योरी के अंदर जो कूपर पेयर थे उसको कंफर्म किया कि कूपर पेयर जो है टनलिंग इफेक्ट शो करते हैं। तो कूपर पेयर को कंफर्म करता है, और बाद में ग्रेवर ने भी इस पर काम किया है काफ़ी। तो ये इफेक्ट जो है जोसेफसन इफेक्ट, एक लॉन्ग लिस्ट है नोबेल प्राइज़ की जो सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर आए हैं, चाहे वो कैमरलिंग ऑन्स हों, चाहे बीसीएस थ्योरी के ऊपर बार्जन-कूपर स्लीपर हों, ये सब नोबेल प्राइज़ विनर हैं। साथ साथ जो है ये जोसेफसन इफेक्ट भी सुपर कंडक्टिविटी फिनोमिना है को एक्सप्लेन करने में सहायक है, तो उसके लिए लिया गया है। और स्कट्स जो है वो इसी की सिद्धांत पर काम करते हैं, सुपर कंडक्टिंग क्वांटम
कर लेंगे इंटरफेरेंस डिवाइस, ये जो है वो इसी से कन्फर्म होते हैं। तो कूपर पेयर के ऊपर जो है ये नोबेल प्राइज़ था टनलिंग इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में, और कूपर पेयर जो बीसीएस थ्योरी में लिए जाते हैं उसको एक्सप्लेन करने में 1975 का नोबेल प्राइज़ इस पर आया था। उसके साथ साथ लास्ट में मैंने 10th पर डिस्कस करना चाहूँगा रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट के ऊपर बेसिकली जो हमारा विजिबल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जब कुछ सब्सटेंसों के ऊपर इम्पोज किए जाते हैं तो ये देखा जाता है कि जो उनकी स्कैटरिंग हो जाती है और जो फोटोन हैं वो हमें मिलते हैं, जो उसके बाद स्कैटरिंग के बाद में वो देखे जाते हैं कि जो उनकी जो एनर्जी है वो कई बार बढ़ के भी मिल जाती है, कई बार कम भी हो जाती है। तो ये हमारा जो फिनोमिना है वो इनलास्टिक स्कैटरिंग बताता है कि मैटर का फोटोन के साथ जब इंटरेक्शंस होता है तो इनलास्टिक होता है, और उसमें बेसिकली ये जो कन्फर्म करता है वो जो हमारे दो तरीका के हम उसमें इफेक्ट को डिस्कस करते हैं, एक वाइब्रेशनल रमन इफेक्ट और एक रोटेशनल रमन इफेक्ट। तो ये रमन इफेक्ट जो है उन सब्सटेंसों में जिनका डाइपोल मोमेंट नहीं होता उनके स्पेक्ट्रम के एनालिसिस में भी सहायक है, क्योंकि ये पोलराइजेबिलिटी के ऊपर बेस है। चेंज जो आता है एनर्जी में वो पोलराइजेबिलिटी के कारण आता है, जबकि जो हमारा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम होता है वो परमानेंट डाइपोल मोमेंट के कारण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी यहाँ पे बाद में डिस्कवर हुआ, मैं कभी आगे डिस्कस करूँगा इसको। तो इसके ऊपर 1930 में रमन इफेक्ट में की डिस्कवरी पे 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला रमन जी को, सीवी रमन, जो इंडिया के बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, फिजिसिस्ट। उनका कंट्रीब्यूशन था ये जो मैं भी डिस्कस कर रहा था। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आपको मैं डिस्कस कर रहा था फेमस एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपेरिमेंटों के बारे में एक ब्रीफ आइडिया दे रहा था, मुझे उम्मीद है कि ये आपको दो चीज़ों में लाभ देगा। एक ये कि आपको फिजिक्स में बताएगा कि फिजिक्स में कौन से एक्सपेरिमेंट से हमें क्या डेमोन्स्ट्रेशन मिलता है और किस ईयर में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। तो ये डिस्कशन था मेरा। साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप इनके बारे में थोड़ा सब एक्सपेरिमेंटों के बारे में पढ़ के रखें, क्योंकि जब भी आप बाहर DRDO, NGC या जहाँ पे भी साइंटिस्ट का इंटरव्यू देंगे, प्रोफेसर का इंटरव्यू देंगे, इस तरीका के क्वेश्चंस इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चंस पूछेगा इंटरव्यू में कि स्टैन गल्ले एक्सपेरिमेंट क्या था, कैसे हुआ और उससे क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं, पूछे जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स लगातार इंटरव्यू में। क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट होते हैं वो जैसे कोई भी स्टूडेंट से ये कहेगा कि मेरा एक्सपेरिमेंट में रुझान है तो उनसे निश्चित तौर से डिस्कशन होगा। तो इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा इस लेक्चर को। तो आप बताएं ये लेक्चर आपको कैसा लगा। कुछ और लेक्चर्स में इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स अपलोड करूँगा, तो इस चैनल को लगातार इसके कंटेंट को देखते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कराते रहें। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।